वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC वीडियो के एग्जाम के लिए कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था हाई लेवल लैंग्वेज। ये टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें हमने कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी कि उच्च स्तरीय भाषाएं देख भी ली थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने जावा के बारे में यहाँ पर जाना था कि जावा कैसी भाषा है, और ये देखा था कि कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, इसमें सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इस सब के बारे में जाना। C++ के बारे में जाना। इसके बाद हमने प्रोलॉग के बारे में पढ़ा था कि प्रोलॉग का विकास किसके द्वारा किया गया। फिर हम अब हम पढ़ेंगे कोबोल के बारे में, और फिर और आगे सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोबोल भाषा, इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इससे लिया गया है। CO का प्रयोग करके कॉमन बनाया गया है। कॉमन का अर्थ मतलब ये कॉमन यूज़ हुआ है, CO मतलब कॉमन, और फिर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कुल मिलाकर फुल फॉर्म बताया गया है कि कैसे बना है। इसके विकास 1959 में हुआ था। व्यापारिक एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर इसका विकास किया था, यानी कि जो व्यापारिक कार्य हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको हम देख चुके थे, ठीक है। अब इस भाषा को पैराग्राफ, डिवीज़न और सेक्शन में बांटा जाता है, ये इसके भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस भाषा में जब आप कोई मैटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो इसमें एक पैराग्राफ होता है, फिर डिवीज़न होता है, फिर सेक्शन होते हैं। जो व्यवसायिक कार्य होते हैं, जो व्यापारिक काम होते हैं, उनके लिए कोबोल का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगली हमने एक भाषा पढ़ी थी लोगो के बारे में। लोगो प्रोग्रामिंग का यूज़ शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा में के तौर पर किया जाता है, यानी कि आपको याद रखना है कि शैक्षणिक कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, लोगो का प्रयोग करते हैं। लोगो भाषा में क्या होता है, जो आप प्रस्तुति करते हैं उसको चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं आप कंटेंट को, और जो आपकी स्टडी होती है या फिर शैक्षणिक कार्य होते हैं उसमें अगर आप फ्लो चार्ट और ये सारी चीज़ें बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए शैक्षणिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लोगो प्रोग्रामिंग का। इसके बाद हैक प्रोग्रामिंग है। हैक प्रोग्रामिंग क्या है, ये भाषा को फेसबुक ने विकसित किया था। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किसने विकसित किया, फेसबुक ने विकसित किया। फेसबुक का भी वर्तमान नाम क्या हो गया, मेटा हो गया। आप मेटा के नाम से इसको जानते हैं। हैक प्रोग्रामिंग भाषा हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाई गई थी। एक भाषा है जो टाइपिंग को आसान बनाती है, टाइपिंग करने के काम को आसान बना देती है ये वाली भाषा, ठीक है। 1949 में 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी, ठीक है। सबसे पहले 1949 में एक शॉर्ट कोड जो पहली कंप्यूटरीकृत भाषा थी उसको विकसित किया गया था, ठीक है। ये शॉर्ट कोड क्या था, इसका नाम था ENIAC, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए शॉर्ट कोड प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। अब यहाँ पर बात ये की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए थी, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर याद रखना है। इसके लिए सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, वो थी शॉर्ट कोड, ठीक है। और ये कंप्यूटर क्या, ENIAC, याद रखें। इसके बाद है कंप्यूटर के कार्य, जैसे कि प्रोग्राम को शुरू करना, नियंत्रित करना। इसके लिए भी इस्तेमाल की जाने वाली भाषा होती है जिसको कहते हैं कमांड लैंग्वेज। क्या कहते हैं, कमांड लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यूज़ होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। सेल, बैच आदि प्रमुख कमांड लैंग्वेज हैं। रेमीज और फोकस, नोमाड, ऑरेकल, ये सब 4th जनरेशन की भाषाएं हैं। तो हमने अभी तक जो हाई लेवल लैंग्वेजेस देखी वो हमने 3rd जनरेशन की देखी, जिसमें हमने C++ ये सारी लैंग्वेजेस देखी थी। अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं 4th जनरेशन की, जिसमें आप रेमीज के बारे में जाने हैं। रेमीज 2, फोकस, नोमाड, ऑरेकल, ये सब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और ये कौन सी पीढ़ी की हैं, 4th जनरेशन की हैं। ये बहुत ज़्यादा सरल हैं और मशीन से आत्मनिर्भर हैं। यूज़र फ्रेंडली भाषाएं हैं जिन्हें कम कोड लिखकर ही प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप कम शब्दों में लिखकर इन भाषाओं को अगर आप जानते हैं, इनको जानने वाले हैं, तो आप कम कोड लिखकर ही अच्छे से आप सॉफ्टवेयर बना लेंगे, प्रोग्रामिंग आप कर लेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम होता है वो कैसे बनता है, उसकी कोडिंग की जाती है। वो कोडिंग कैसे होती है, इन्हीं भाषाओं में होती है जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। तो 4th पीढ़ी की भाषाएं यूजर केंद्रित होती हैं और पोजिशनल भाषाएं, मतलब काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं
और किसी न किसी डेटाबेस से जुड़ी रहती हैं। कुछ अन्य प्रमुख चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि MS एक्सेस, DBA, SE और फॉक्स प्रो और ऑरेकल, ये सब क्या हैं, ये चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं। इन सबको आप अलग से लिस्ट बनाकर नोट कर लें कि कौन सी 3rd जनरेशन की भाषा है, कौन सी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये सेट घटनाओं को डालने और उन्हें अद्यतन करने या फिर उन्हें डिलीट करने जैसा काम करता है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये वैचारिक योजनाओं को परिभाषित करने के लिए यूज़ होता है और इस बात की जानकारी देता है कि भौतिक डिवाइस में प्रोग्राम को कैसे डाला जाए। ठीक है, तो ये दो अलग प्रकार के आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, DDL और DML, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या काम करते हैं, इनके अलग अलग काम हैं और दोनों ही लैंग्वेज के प्रकार हैं। इसके बाद एक आती है क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इसके दायरे में आंकड़ों पर क्वेरी करना, ठीक है, प्रश्न आदि करना, आंकड़ों को अपडेट करना, जो डेटा होता है उसको अपडेट करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, और प्रयोगकर्ता निर्माण और रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन और डेटा एक्सेस कंट्रोल शामिल है। तो इन सारे कामों के लिए क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा बनाई गई है। ठीक है, तो क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ करते हैं, डेटाबेस प्रोग्रामिंग में करते हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए। इसके बाद एक आता है SQL। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म याद रखें, एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा ही है जिसे डेटाबेस से डेटा के मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूल रूप से ये बीजगणित और जो संबंध परक है उस पर आधारित है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भाषा जो है ये रिलेशनल जो डेटा होता है ना, संबंधात्मक डाटा, स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम में स्ट्रीम संस्करण के उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज 1970 के दशक में IBM के द्वारा विकसित किया गया था। IBM क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका नाम है, और इसके द्वारा ही SQL को विकसित किया गया था। स्विफ्ट नए प्रोग्राम के अनुकूलन प्रोग्रामिंग भाषा है। अब यहाँ पर स्विफ्ट के बारे में दिया गया है, तो जो नया प्रोग्रामर होता है उसके लिए ये काफ़ी अच्छी भाषा होती है, प्रोग्रामिंग भाषा, अनुकूल भाषा होती है ये नए प्रोग्रामर के लिए। इसके द्वारा फ़ोन, डेस्कटॉप, सर्वर आदि के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका यूज़ एप्पल कंपनी ने किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप स्विफ्ट के बारे में जान रहे हैं कि स्विफ्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा ही है। इसका यूज़ फ़ोन, डेस्कटॉप, सर्वर में करते हैं। इसका विकास किसके द्वारा किया गया, एप्पल ने किया। किसी डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐसा व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ पर ये बताया गया है। फिर मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज ही है जो टैग का यूज़ करके किसी डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है। ठीक है, इसमें आप टैग का यूज़ करके डॉक्यूमेंट को परिभाषित करने का काम करते हैं। ये कंप्यूटर की जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करेगा। फिर एक HTML आता है और XML आता है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। HTML का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और XML का फुल फॉर्म क्या है, XML का हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। ये दोनों ही प्रकार के जो है लैंग्वेजेस हैं, जो है मार्कअप लैंग्वेजेस। HTML का यूज़ वेब पेज की रचना के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका यूज़ क्या है। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वेब पेज होते हैं, वेबसाइट होती है, उनको बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इस वाली लैंग्वेज का HTML का यूज़ करते हैं। इसके बाद आंकड़ों के संसाधन के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की समझ में आने वाली एकमात्र भाषा बाइनरी भाषा है। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रोसेस जिस भाषा को समझे, जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का CPU होता है, वो जिस भाषा को समझे वो सिर्फ बाइनरी भाषा होती है। मतलब कि आप जानते ही हैं मशीनी भाषा 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज होती है। 0 1 को इसको कंप्यूटर की भाषा भी कहा जाता है जिसको कंप्यूटर समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर कंप्यूटर में या तो ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है, ये क्या काम करता है, उस लैंग्वेज को आपकी कंप्यूटर की भाषा में यानी कि बाइनरी भाषा में चेंज कर देता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस का काम होता है, प्रोसेसर का काम होता है। इसमें केवल 0 का ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए द्विआधारी अंक बाइनरी डिजिट कहा जाता है।
0 और 1 इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दो अवस्थाएं नो पल्स और पल्स को प्रदर्शित करते हैं। इस 1 और 0 की श्रृंखला के द्वारा किसी संख्या या फिर अक्षर को प्रदर्शित किया जाता है। 0 और 1 मनुष्य और कंप्यूटर के मध्य संचार का माध्यम होते हैं। 0 अथवा 1 के इस विचार का प्रतिपादन सबसे पहले 1946 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। तो अगर आपसे पूछें कि ये जो विचार है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, 0 और 1 की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन के दिमाग की उपज थी। 1946 में इनके द्वारा इसका विकास किया गया, प्रतिपादन किया गया। ठीक है, एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर की बिट सबसे महत्वपूर्ण बिट होती है, जबकि दाईं ओर की बिट को कम महत्वपूर्ण बिट कहा जाता है। तो ये आपको ऐसे ही एडिशनल फैक्ट बता दिया, जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। इसके आगे कंप्यूटर की मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम, जो निर्देश दिए जाते हैं उनको स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से हम मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कंप्यूटर की मेमोरी काम क्या करेगी, मेमोरी का तो काम ही होता है डेटा को स्टोर करके रखना। तो जो आप निर्देश दे रहे हैं, जो डेटा कंप्यूटर को दिया है, जो प्रोग्राम आपने कंप्यूटर में सेट किया, उन सबको स्टोर करने का काम क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी करेगी। ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या फिर बाद में किसी भी समय जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी की क्षमता को बाइट में मापा जाता है। जैसे कि अब ये इकाइयाँ याद रखनी है, यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी इकाइयाँ आपको अच्छे से रट लेनी है। सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है और 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, तो आप क्रम याद कर लें बस और 1024 का नंबर याद कर लें, आपसे सारे बन जाएंगे। तो सबसे पहले टेराबाइट, फिर गीगाबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, उसके बाद किलोबाइट आता है और फिर सबसे छोटा होता है बाइट। ठीक है, तो ये आप याद कर लें। उसके बाद फिर बिट आता है। तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू होता है आपका 1024 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट और 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट और 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। तो ये याद रखना है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है और 1 निबल इक्वल टू कितने बिट होता है, 4 बिट होता है। इसके अलावा 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है, तो ये तो पहले ही यहाँ पर देख लिया। 1 किलोबाइट, अगर इसको आप हिंदी में ही ये दिया गया है, ये आपका अंग्रेजी में लिख दिया। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट, यहाँ पर उल्टा क्रम दे दिया। तो किलो के बाद मेगा आ गया, मेगा के बाद गीगा आ गया, फिर टेराबाइट आ गया। सबसे बड़ा टेराबाइट, फिर गीगाबाइट उससे छोटा। या फिर अगर आप ऐसे क्रम में याद करना चाहते हैं तो 1 निबल बराबर 4 बिट याद कर लें, फिर 1 बाइट याद कर लें। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ये बहुत पूछा जाता है कि 1 बाइट में कितने बिट होंगे, तो 8 बिट होंगे। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होंगे। ठीक है, तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है और फिर ये क्रम आगे बढ़ता जाता है ऐसे ही। तो किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। ये तो आप सबको, काफ़ी लोगों को याद भी होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्रम होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, हमने लैंग्वेजेस देखी, उसके बाद हमने कंप्यूटर मेमोरी देखी, कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयाँ देखी कि मेमोरी की क्षमता को बाइट में मापते हैं और बाइट की क्या कैसी इकाइयाँ होती हैं, कितने बिट बराबर कितने बाइट होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं, मोर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।